Powered by i10। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर इसके असर से जुड़ी है। मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी AMMA अम्मा की 70 सदस्यों की टीम ने पद से इस्तीफा दे दिया। अभिनेता मोहनलाल, जो साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर हैं, हिंदी फिल्मों में उन्हें आप कंपनी और राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, उन्हीं मोहनलाल की अध्यक्षता वाले संगठन के सदस्यों ने नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया। नई गवर्निंग बॉडी का गठन जल्द किया जाएगा। इसके लिए 2 महीने के भीतर बैठक बुलाई जाएगी। हेमा कमेटी की रिपोर्ट क्या है जिस पर इतना बवाल मचा है? मलयालम सिनेमा जगत के काले चिट्ठे खोलती 235 पन्नों की रिपोर्ट पिछले दिनों पेश हुई, जिसे जस्टिस के हेमा के नेतृत्व में बनी कमेटी ने तैयार किया था। ये बताती है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कैसे सुनियोजित तरीके से महिलाओं का शोषण और यौन शोषण किया जाता है। कमेटी ने इंडस्ट्री की कुछ ऐसी महिलाओं से बात की जिनकी उम्र 30 साल से कम है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग स्तर पर काम किया और उस दौरान शोषण झेला। हमने इस रिपोर्ट पर विस्तार से आसान भाषा में प्रोग्राम में बात की है। अगर आप देखना चाहें, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहें, तो आपको आज के ललन टॉप शो के डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने भी मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इस मामले में 27 अगस्त को FIR दर्ज हुई। 26 अगस्त को इसी मामले में केरल सरकार ने SIT का भी गठन किया था, जिसमें 4 महिला अधिकारियों को रखा गया था। और भी कई अभिनेत्रियां हैं जो एक एक करके सामने आ रही हैं। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्काइव से निकला ये विजुअल देखिए। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए, इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तस्वीरें दिसंबर 2001 की हैं, जब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और अब ये ट्वीट देखिए, जो इसी बरस का 27 अगस्त का है। मुझे यानी कुमारी मायावती को आज एक बार फिर से सर्वसम्मति से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सभी लोगों का हार्दिक आभार और शुक्रिया। दरअसल आज बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें मायावती को लगातार 4थी बार बिना किसी विरोध के पार्टी अध्यक्ष चुना गया और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी। एक बात बता दें, कांशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को पहली बार सार्वजनिक तौर पर मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जबकि बसपा के अध्यक्ष तौर पर उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी पहली बार 18 सितंबर 2003 से शुरू हुई थी। अगली सुर्खी भी यूपी से ही है। यूपी की नगीना सीट से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें अब सीधे तौर पर मायावती की राजनीति का वारिस या उनका विरोधी दलित राजनीति दोनों तरफ से बताया जा रहा है। क्या है आज़ाद से जुड़ी खबर? हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी JJP के साथ गठबंधन करेगी और मिलकर चुनाव लड़ेगी। 27 अगस्त को दिल्ली में दुष्यंत चौटाला ने इसका ऐलान किया। उनके साथ चंद्रशेखर भी मौजूद थे। चौटाला ने बताया, हरियाणा विधानसभा चुनाव में JJP 70 सीटों पर और आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जौन जौन से जिले हमने चुने हैं उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। बात बसपा से शुरू हुई तो बता दें कि वो पहले ही हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन कर चुकी है। अगली सुर्खी दिल्ली से। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप हैं। ईडी ने उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया। इसके बाद CBI ने भी उन्हें इसी केस में गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ये कहकर खारिज की थी कि वो केस में मुख्य आरोपी हैं और बाहर जाने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। वहाँ से याचिका खारिज होने के बाद के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यहाँ 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि कविता देश छोड़कर भागने का कोई इरादा नहीं रखती। सभी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विश्वनाथ की बेंच ने ये निष्कर्ष दिया कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। ये भी कहा कि अब उन्हें जमानत न देना ठीक नहीं होगा, फेयर नहीं होगा और इस आधार पर पूर्व राज्यसभा सांसद को जमानत मिली। हालांकि ये सशर्त है। 3 शर्तें कोर्ट ने रखी। पहली, ईडी और CBI दोनों के केसेस में 10-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। दूसरी, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं होगी। और तीसरी, कि कविता को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा।
ये तो हो गई के कविता की बात। आप जानते हैं कि इसी केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो अभी सीबीआई के केस में जेल में है। 17 अगस्त को वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और यहाँ से उनकी न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। आगे सुर्खी में बात जम्मू कश्मीर चुनाव की। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। 32 नाम है, सबसे खास उमर अब्दुल्ला का नाम, जो गांदरबल सीट से लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला जो लोकसभा के चुनाव में बारामूला की सीट से हार गए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद उमर ने कहा था कि जब तक ये दर्जा बहाल नहीं हो जाता वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि जून में उनसे फिर पूछा गया था कि क्या वो अपने फैसले को रिकंसीडर कर रहे हैं, और तब भी उन्होंने कहा था जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता तब तक विधानसभा में पैर नहीं रखेंगे। अब उन्होंने फैसला बदल दिया। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारामूला से जावेद हुसैन बेग, लाल चौक से एहसान परदेसी और हब्बा कदल से शमीमी फिरदौस को उतारा है। 18 कैंडिडेट के नाम पार्टी पहले ही घोषित कर चुकी है, यानी कुल 50 कैंडिडेट एनसी ने उतार दिए। कांग्रेस के गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने भी 29 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की। दूसरे फेज की 10 और तीसरे फेज की 19 सीटों के उम्मीदवारों के नाम है। लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इससे पहले 26 अगस्त को भाजपा ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस की बात, पार्टी ने 26 अगस्त की देर रात 9 सीट्स पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। इसकी सूची भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। Sensodent K presents Sehat Adda, co-powered by USP, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.